Hello students, today is our topic is economic growth and development, आर्थिक समृद्धि और विकास। तो हमने इन वर्ड्स का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। हम पहले टॉपिक में भी पढ़ा था कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं जिनका आर्थिक विकास हो चुका है और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वो होती हैं जिनको आर्थिक विकास करना है। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो इस अंतर को समझने के लिए एक पहला ये कोट पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी स्थान में निर्धनता सभी स्थानों की संपन्नता के लिए खतरा है। विश्व में 2 युद्ध हो गए। वो किस लिए हुए कि एक राष्ट्र संपन्न हो रहा था और दूसरे देश में साधन यानी कि साधन नहीं आ रहे थे या साधनों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पूंजी नहीं जा रही थी, तो इसलिए युद्ध हो गए। विश्व में 2 युद्धों को देख चुका है और आने वाले समय में भी अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो आने वाले समय में भी इस तरह के शीत युद्ध की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है। ये सभी देशों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो। अब अमेरिका को क्या विकास चाहिए? एक्चुअली में अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है। हमने पहले भी बताया था कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है। तो हम भारत के बारे में जान लें कि इसको विकास चाहिए, लेकिन अमेरिका को क्या विकास चाहिए? तो देखो, अमेरिका को विकास ये चाहिए कि वो एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, उस ऊंचे उत्पादन स्तर पर है, ऊंचा जीवन स्तर वहाँ पर है। तो वो अपने उस ऊंचे जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी उसे समृद्धि चाहिए। समृद्धि का मतलब उसे इस स्टेज को बनाए रखना है, तो उसे भी अपनी इकोनॉमी में समृद्धि की ज़रूरत है। में यानी कि अमेरिका जैसे देशों को, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं, अगर हम एक घर बनाते हैं, सुंदर सा घर बनाते हैं, तो कितना भी सुंदर घर बनाए, लेकिन अगर हम उसमें रोज़ सफाई नहीं करेंगे या उस पर कार्य नहीं करेंगे, उसमें सामान को रख कर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? वो घर खंडहर बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर अमेरिका अपने देश की में आर्थिक क्रियाओं को महत्व नहीं देगा तो वो जिस उच्च आय स्तर पर पहुंच रहा है उसको गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए उसे अपनी उच्च आय स्तर को बनाए रखने के लिए, अपने ऊंचे जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए भी अपने देश में कार्य करना पड़ता है। और भारत को इसलिए क्योंकि हम निम्न आय स्तर में फंसे हुए हैं, निर्धनता के उस चक्कर में फंसे हुए हैं, तो हमें उस ऊंचे आय स्तर पर जाना है। तो इसलिए हमें भी आर्थिक विकास करना पड़ता है। तो यहाँ हमने 2 वर्ड यूज किए, एक आर्थिक समृद्धि और एक आर्थिक विकास। आखिर इनमें अंतर क्या है? तो पहले हम पढ़ते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण क्या है हमारा? कि राष्ट्रीय परंपरागत दृष्टिकोण में हम किसे आर्थिक विकास कहते थे? हम परंपरागत दृष्टिकोण में बस ये कहते थे कि अगर एक देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जैसे उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, देश की क्या बढ़ रही है? प्रति व्यक्ति आय। कैसी? अल्पकालीन नहीं, दीर्घकालीन वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमने इस प्रक्रिया में कुछ सुधार किए हैं। अब प्रति व्यक्ति क्या आय होती है, इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय बटा हुआ में जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय के नाम से भी जानते हैं। यानी एक देश की राष्ट्रीय आय है जिसे आप पढ़ के आए और पढ़ोगे आगे, जीएनपी या जीडीपी, ये पढ़ा भी है आपने सेकेंड ईयर में। तो उस जीएनपी को अगर हम उस देश की उसी साल की पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, यानी औसत आय आ जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो परंपरागत अर्थशास्त्री इसे ही आर्थिक विकास कहते थे कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। आधुनिक दृष्टिकोण में
आधुनिक दृष्टिकोण में क्या कहा गया है? आधुनिक दृष्टिकोण में कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ साथ आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, जीवन निर्वाह में वृद्धि होनी चाहिए, स्वाभिमान में वृद्धि होनी चाहिए। जैसे पॉइंट हमने दिखाए हैं आपको, जीवन निर्वाह में वृद्धि होनी चाहिए, स्वाभिमान में होनी चाहिए, स्वतंत्रता में होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आपको कि क्या ये एक ही वर्ड है? नहीं, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। जब एक देश की केवल प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है तो ये केवल आर्थिक समृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है ये। लेकिन जब ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि के साथ साथ हम अगर आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि करते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर में, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या है? आर्थिक कल्याण। जैसे निर्धनता को दूर करना, देश में जनसंख्या वृद्धि दर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, पेयजल की सुविधाएं बढ़ाना, आवास की सुविधाएं बढ़ाना, तो ये सब क्या है? हमारे आर्थिक कल्याण। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ साथ अगर एक देश में इस तरह के तकनीकी संस्थागत परिवर्तन होते हैं, उस देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तो वो आर्थिक विकास है। और अगर केवल प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो वो है आर्थिक समृद्धि। क्लियर? तो अमेरिका को क्या चाहिए? आर्थिक समृद्धि, कि वो अपने उच्च आय स्तर पर बने रहे, क्योंकि वो तो ऊंचे आय स्तर पर जा चुका है, इसलिए उसे आर्थिक समृद्धि चाहिए। लेकिन भारत को क्या चाहिए? उसे तो पहले ऊंचे आय के स्तर पर पहुंचना है, तो भारत को क्या चाहिए? आर्थिक विकास चाहिए। ओके, क्लियर? अब एक वर्ड है नया जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, वो है धारणीय विकास। आखिर ये धारणीय विकास क्या है? तो ये धारणीय विकास क्या है? ये एक और नई धारणा है। यानी पहले हम आर्थिक समृद्धि का प्रयोग करते थे, फिर आधुनिक इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने आर्थिक समृद्धि को अधिक विकसित रूप में प्रस्तुत किया, उसे क्या नाम दिया? आर्थिक विकास, जिसे हमने अभी बताया। अब 1990 के बाद यानी एक और नई धारणा प्रचलन में आई है और उसे हम कहते हैं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये विचारधारा क्या कहती है? ये विचारधारा हमें ये कहती है कि आर्थिक विकास के साथ साथ एक देश में साधनों यानी प्राकृतिक साधनों, कौन से साधन? प्राकृतिक साधनों की अवनति नहीं होनी चाहिए और प्रकृति को शोषण नहीं होना चाहिए, और प्रकृति के जो प्राकृतिक साधन हैं उनका प्रयोग हम इस तरह से करें कि आज ही हम अपनी आवश्यकता पूरी ना कर सकें, फ्यूचर भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होना चाहिए। यानी कि आज हम अपने लिए विकास ना करें, फ्यूचर के लिए भी विकास करें। तो ये साधनों के अधिकतम प्रयोग पर नहीं, अनुकूलतम प्रयोग पर बल देता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, और अचानक आपको कोई काम आ गया और आप चले गए बाहर, लेकिन टीवी तो ऑन ही है। तो क्या आप रिसोर्सेज का प्रयोग तो कर रहे थे, आप टीवी देख रहे थे या उसमें न्यूज़ सुन रहे थे, जो भी है, चाहे कितना यूटिलाइज वर्क आ रहा हो, लेकिन आप देख रहे थे। लेकिन अब आप उसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम तो आ ही रहा है। तो वो साधन का अधिकतम प्रयोग है, अनुकूलतम प्रयोग नहीं है। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप उसके साथ ही बैठे हुए, और जब आपको नहीं देखना, आप बाहर चले गए, तो यू मस्ट स्विच ऑफ द टीवी, तो आपको वो बंद करना चाहिए। तो धारणीय विकास और आर्थिक विकास में ये अंतर है। आर्थिक विकास क्या कहता है? साधनों का अधिकतम प्रयोग करें, लेकिन धारणीय विकास क्या कहता है? साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए। हमें साधनों को नष्ट नहीं करना है, उन्हें बचाना है। किसके लिए बचाना है? भविष्य के लिए बचाना है। जैसे पानी के लिए, अगर पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो टैप को बंद कर दीजिए।
अगर बिजली का प्रयोग नहीं है तो बिजली को बंद कर दीजिए, अगर गैस का प्रयोग नहीं है तो आप गैस को बंद कर दीजिए, अगर आप कोई और कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप पहले वाले कार्य को बंद कीजिए, दूसरा कार्य कीजिए। तो यहाँ का ये कहा गया है कि आप साधनों का अधिकतम नहीं, सिर्फ अनुकूलतम प्रयोग करें। तो ये 3 धारणाएं हमने अब पढ़ी, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और तीसरी क्या है, धारणीय विकास। तो समझ में आया धारणीय विकास क्या करता है। धारणीय विकास वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों का ध्यान में रखता है, यानी जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बढ़ाना है और बिना किसी क्षति के वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को। और ये तभी संभव है जब देश में हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो आपको याद भी होगा हमने सभी को कहा था कि सभी अपने गले मोहल्ले में एक एक पेड़ लगाएं, लेकिन लगता है किसी भी बच्चे के द्वारा पेड़ नहीं लगाए गए, पौधे लगाए गए थे। पौधे चलो ठीक है, लेकिन आप पेड़ तो लगाइए अपने घर के आसपास। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं। अब ये विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, हमने विकासशील देशों की विशेषताएं पढ़ ली, हमने विकासशील और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में डिफरेंस पढ़ लिया। तो ये वही क्वेश्चन है, अब यहाँ केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं, तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक बार मैं सिर्फ रिमाइंड करवा देती हूँ ये क्या है। तो पहली है हमारी अधिक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, यानी विकसित देश होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय वास्तविक में बहुत अधिक होती है, जैसे हमने बताया था $12,745। दूसरा, ऊंची वृद्धि दर, इनकी विकास की दर बहुत ऊंची होती है, ये ऊंचे विकास दर पर होते हैं। तीसरा, इनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, इनके खाने से जो कैलोरी मिलती है, इनका रहन सहन का जो तरीका है वो ऊंचे स्तर का होता है। इसी तरह से पूंजी निर्माण की दर इनमें बहुत ऊंची होती है। इनमें कैपिटल आउटपुट रेशो, ये कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशो हम कहते हैं कि एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितने साधन खर्च किए, उसे हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। तो ये रेशो इन देशों में कम होता है, इसलिए इनकी कॉस्ट कम आती है, जबकि भारत जैसे देशों में ये बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इनकी लागत बहुत ही ऊंची होती है। तो पूंजी निर्माण, पूंजी गहन का मतलब क्या है? पूंजी का बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे प्लानिंग से, योग्यता से, प्रशिक्षण के द्वारा प्रयोग करना है। जबकि पूंजी विस्तार का मतलब अधिक पूंजी और नए प्लांट लगाना और नई इंडस्ट्री लगाना। जैसे हम खेत के द्वारा आपको समझा सकते हैं, एक ही खेत है लेकिन उस खेत में अगर एक ही साल में एक बार ही खेती कर रहे हैं, पुराने तरीके यूज कर रहे हैं, तो और हमें नया खेत मिल गया तो हम उस खेत में भी, तो वो क्या है, खेत का विस्तार हो गया। लेकिन गहन प्रयोग क्या हो गया कि उसी खेत पर हमने साल में 3 बार खेती या 4 बार खेती करना शुरू कर दी। आधुनिक बीजों का, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके हमने उत्पादकता को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा लिया। तो ये कैसा प्रयोग है? गहन प्रयोग है। तो इसी तरह से पूंजी है, उसके भी 2 प्रयोग होते हैं, एक पूंजी गहन और एक पूंजी विस्तार। जब पूंजी बढ़ जाती है तो विस्तार कहते हैं, और जब उसी पूंजी का हम गहनता से प्रयोग करने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम है 8 घंटे कर रहे थे किसी मशीन से, अब हम उससे 24 घंटे करने लग गए, तो पूंजी का कैसा प्रयोग हो गया? गहन प्रयोग हो गया है। तो विकसित देशों में ये ऊंचे स्तर पर है पूंजी निर्माण की दर, और पूंजी उत्पाद अनुपात नीचे स्तर पर है। अगला पॉइंट है उन्नत मानवीय पूंजी। इन देशों की मानव पूंजी है वो अधिक उन्नत है, जैसे कि भारत जैसे देश में जनसंख्या तो अधिक है लेकिन उन्नत मानव पूंजी नहीं है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया उन्नत मानव पूंजी क्या है। मानवीय पूंजी से अभिप्राय जनसंख्या के दिमागों तथा हाथों में निहित ज्ञान और हुनर, यानी हम उसी जनसंख्या को उन्नत मानवीय पूंजी कहते हैं जो स्किलफुल है, जिसको ज्ञान है और जो स्वस्थ है, सिर्फ उसी को ही हम मानव पूंजी मानते हैं। नवप्रवर्तन,
अब ये नया वर्ड है, एक और नव परिवर्तन। ये नव परिवर्तन क्या है? यानी इम्प्रूवमेंट करना, कोई नया इम्प्रूवमेंट कर देना। मानव पूंजी का एक रूप श्रमिकों की नव परिवर्तन करने की योग्यता होती है, यानी नए आविष्कारों का प्रयोग करना। इसके फलस्वरूप उत्पादकता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन लागत कम आती है, नई वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो दिस इज नव परिवर्तन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2-2 नंबर में आ सकते हैं, जैसे पूंजी गहन, पूंजी विस्तार, उन्नत मानवीय पूंजी, नव परिवर्तन। ठीक है, इस तरह से प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक समृद्धि, धारणीय विकास, ये आपके नए क्वेश्चंस हैं सभी। अगला पॉइंट है जनसंख्या की कम वृद्धि दर। तो इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत नीची होती हैं। तकनीकी प्रगति, तकनीकी प्रगति देशों में विश्व के 90% रिसर्च हैं वो इन्हीं देशों में होते हैं। व्यवसायिक ढांचा है, तो इसका व्यवसायिक ढांचे की अगर बात करें तो इन देशों में अधिकतर जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में काम करती है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में इनकी जनसंख्या का अनुपात बहुत ही कम है। विकास प्रेरक एजेंसियाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। विकास प्रेरक एजेंसी किसे कहते हैं? जैसे बैंक है या बीमा है, वित्तीय संस्थाएं हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? विकास प्रेरक एजेंसियाँ। क्लियर हो ये बात? बैंक, बीमा, एजेंसियाँ, इनको हम कहते हैं विकास प्रेरक एजेंसियाँ। आधारभूत संरचना, आधारभूत का मतलब कि बिजली है, पानी है, रोड है, ये हमारे आधारभूत संरचनाओं में आते हैं। तो इन देशों में ये सब उन्नत होते हैं। उन्नत विदेशी व्यापार होता है, ये जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो विश्व के कुल व्यापार पर 13% है, उस पर केवल अमेरिका का अधिकार है। भारत केवल विश्व में 1% अधिकार रखता है विश्व व्यापार में। तो बहुत ही उन्नत विदेशी व्यापार होता है। विकसित प्राकृतिक साधन, इनके पास जो भी प्राकृतिक साधन है इनको उन्होंने प्रयोग करना इनका सीख लिया है और एक विकसित रूप है, जो कि भारत अपने प्राकृतिक साधनों का पूरी तरह से प्रयोग करने में सफल नहीं हुआ है। चाहे पानी हो, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पीने के पानी की कमी है, और बिजली नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स नहीं है हमारे पास। क्या है? पानी की कमी। हमारे पास भूमि की भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास साधनों का अभाव है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन खूब मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम उनका पूरा प्रयोग करने में असफल हैं। तो विकसित देश अपने प्राकृतिक साधनों का पूरा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बाजार का विस्तृत आकार। ये बाजार का विस्तृत आकार क्या है? बाजार का विस्तृत आकार मतलब विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जनसंख्या तो छोटी होती है, लेकिन इनकी बनाई हुई वस्तुएं की मांग विश्व भर में है। तो इनका बाजार कैसा है? इनकी बनाई हुई वस्तुओं का बाजार कैसा है? बहुत बड़ा है। जबकि भारत की बनाई हुई वस्तुओं का बाजार कैसा है? बहुत छोटा है। तो इनमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन एक काम को बांट कर करना, और विशिष्टीकरण यानी वो व्यक्ति अपने ही काम में कुशल होता है। तो इसलिए ये इनका बाजार बहुत बड़ा होता है, इनकी वस्तुएं ज़्यादा कुशल होती हैं। क्लियर ये क्वेश्चन? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में हम अंतर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक लंबे समय तक आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक उन्नति, दीर्घकालीन परिवर्तन, इन सभी शब्दों का हम एक ही प्रयोग में करते रहे। प्रोफेसर शूम्पेटर 1911 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि शब्दों में अंतर स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त श्रीमती उर्सुला हिक्स, अल्फ्रेड बोन, किंडलबर्गर आदि अर्थशास्त्रियों ने भी इन शब्दों के अर्थ की भिन्नता को स्पष्ट किया है। रॉबर्ट क्लावर ने लिबेरियन अर्थव्यवस्था से संबंधित लिखी गई अपनी पुस्तक का नाम ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट रखकर यह स्पष्ट कर दिया कि किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि के होते हुए भी यह संभव है कि उसका विकास ना हो। इसलिए अर्थशास्त्री इन दोनों धारणाओं में अंतर करते हैं। इन दोनों धारणाओं में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। तो बच्चों, इन बुक्स के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो आपको ये बुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी ये नाम आया ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? लिबेरियन अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और किसने लिखी है? रॉबर्ट क्लावर ने।
क्लियर ये बात। इसी प्रकार से सोमपेटर ने 1911 में कौन सी लिखी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो अब हम अंतर स्पष्ट करते हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर। पहला अंतर है संकुचित तथा व्यापक धारणा। आर्थिक समृद्धि कैसी धारणा है, एक संकुचित धारणा है। क्यों है, यानी एक पक्षीय है। क्यों, क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की ही बात कर रहे हैं, होने वाली वृद्धि की बात कर रहे हैं। जबकि आर्थिक विकास कैसी धारणा है, व्यापक। इसमें हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ हम आर्थिक कल्याण की भी बात कर रहे हैं। ओके, सेकेंड अंतर, संख्यात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। विकास और समृद्धि शब्दों का एक ही अर्थ नहीं है। समृद्धि का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, संख्यात्मक का, तथा विकास शब्द का ऐसा शब्द है संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। यानी देश में प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, इनके डेटा में वृद्धि तो आनी चाहिए, साथ में लोगों का जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए, पेयजल की सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा अंतर, स्वाभाविक और अनियमित परिवर्तन। स्वाभाविक और अनियमित परिवर्तन। तो स्वाभाविक परिवर्तन कैसा है, विकास शब्द का प्रयोग स्वाभाविक और अनियमित दोनों के लिए किया जाता है, जबकि समृद्धि सिर्फ स्वाभाविक है। चौथा पॉइंट, आय का वितरण। आर्थिक समृद्धि में लोगों में होने वाले आय के वितरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसलिए आय में असमानता हो सकती है। लेकिन आर्थिक विकास के दौरान आय के वितरण पर ध्यान रखा जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा, अविकसित देशों की समस्या। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा कि विकास जो शब्द है वो अविकसित देशों की समस्याओं से संबंधित है, जबकि समृद्धि है वो विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्पादकता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि में उत्पादकता वृद्धि की अवहेलना की जाती है। उत्पादकता से विपर्य प्रति हेक्टेयर भूमि या प्रति श्रमिक द्वारा किया जाने वाला उत्पादन। इसके विपरीत आर्थिक विकास की अवधारणा आवश्यक रूप से उत्पादकता वृद्धि से संबंधित होती है। इसके फलस्वरूप प्रति इकाई आगत से अधिक उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विचारधारा में परिवर्तन। विचारधारा में परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि लोगों के जीवन की गुणवत्ता के लिए संस्थागत तथा आधुनिकता की विचारधारा में हुए परिवर्तन के बिना भी हो सकती है। इसके विपरीत आर्थिक विकास का संबंध लोगों की विचारधारा में परिवर्तन से है। लोग जीवन की गुणवत्ता की धारणा संस्थागत तथा आधुनिकता की विचारधारा में होने वाले परिवर्तनों की प्रशंसा करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संरचनात्मक, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन से स्वतंत्र होती है। इसके विपरीत आर्थिक विकास की अवधारणा संरचनात्मक, संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन से आवश्यक रूप से संबंधित होती है। इस तरह से ये इनमें डिफरेंसेस दिए गए हैं, जो आपकी बुक में अलग से टेबल बनाकर भी दे रखे हैं, तो हमने इनको एक एक करके डिस्कस कर भी लिया है। क्लियर। तो पिछले प्रश्नों में हमने आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर को स्पष्ट किया था। पॉल ब्रांड के अनुसार विकास और समृद्धि के भाव किसी पुरानी और बेकार वस्तु से किसी नई वस्तु की ओर परिवर्तन को बतलाते हैं। इसलिए अच्छा यह होगा कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि शब्दों का प्रयोग उस परिवर्तन के लिए किया जाए जिससे कोई अर्थव्यवस्था आर्थिक उन्नति के पहले से ऊंचे स्तर को प्राप्त करती है। ओके, थैंक यू।